दोस्तों नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। मित्रों, हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक नाम है कांट का घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम चंद्रकला था। उसका एक बहुत ही बहादुर बेटा भी था जिसका नाम नरपत था। वह अपने बेटे नरपत को बहुत प्यार करती थी। सभी नरपत को बहुत चाहते थे। नरपत काफ़ी शक्तिशाली व देवकाय था। उसका शरीर काफ़ी गठा हुआ मजबूत दिखाई देता था। युद्ध के मैदान में उसकी बहादुरी व युद्ध के दांवपेच देखने योग्य होते थे। इसके अलावा वह दावत मनोरंजन स्थलों पर खूब चहकता व हंसता भी था। मतलब यह कि वह अपने आप को समय अनुसार वातावरण में ढाल लेता था। पढ़ा लिखा भी काफ़ी था। इसके अलावा वह गीत गाना, बंसी बजाना भी बहुत अच्छा जानता था। वह बहुत मधुर और दयालु स्वभाव का था। कभी किसी से कड़वी बात न कहता और किसी के साथ बुरा व्यवहार न करता था। इसी देश के निकट एक बहुत बड़ा समुद्र था, मगर वह समुद्र बहुत भी भयानक था। उसकी लहरों से आगे आग के शोले व धुआं निकलता था। इस राज्य के लोग उसके किनारे भी नहीं जाते थे। एक दिन नरपत अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे समुद्र में जाकर नहाने की आज्ञा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नरपत की माँ यह सुनकर परेशान हो उठी और बोली, बेटा, वह समुद्र बहुत ही भयानक है। लोग तो उसके किनारे भी जाते को डरते हैं। वहाँ लहरों से आग और शोले निकलते हैं। ना बेटा ना, मैं तुम्हें वहाँ जाकर नहाने की आज्ञा नहीं दूंगी। अच्छा, मैं नहाने की नहीं सही तो घूमने की आज्ञा तो दे दो। ना जाने क्यों मेरा मन आज उदास सा हो रहा है। नरपत ने कहा। अपने बेटे की उदासी देखकर उसकी माँ ने अनिच्छा से उसे समुद्र किनारे पर घूमने की इजाज़त दे दी। नरपत ने अपने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ से समुद्र काफ़ी दूर था। अपना भाला, तीर, कमान, तलवार, चाबुक उठाया, विशेष पोशाक पहनी और अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार हो गया। एक बहादुर नौकर के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, लेकिन नरपत का घोड़ा दौड़ता ही रहा। सूरज उसके सिर के ऊपर तप रहा था। उसकी माँ का आदेश भूलकर ना जाने क्यों उसने अपने प्यारे घोड़े का मुँह समुद्र की ओर कर दिया। समुद्र की तरफ से हवा का ठंडा झोंका आया तो नरपत का मन खिल उठा। वह तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरा आया और घोड़े की लगाम नौकर के हाथ में देता हुआ बोला, तुम यहाँ रुको और घोड़े की निगरानी करो। यह कहकर नरपत समुद्र के किनारे पहुँच गया। समुद्र एकदम शांत था। उसने अपने कपड़े और हथियार उतार कर किनारे पर रख दिए और समुद्र में कूद पड़ा। अजीब बात यह, मेरी माँ ने तो कहा था कि समुद्र काफ़ी भयानक है, इसमें से आग और सोने निकलते हैं, मगर यह बिल्कुल झील की तरह शांत है। नरपत धीरे से बुदबुदाया। नरपत के मुंह से अभी शब्द निकले ही थे कि अचानक आकाश में एकदम से अंधेरा छा गया। लेकिन आश्चर्य था कि आकाश में कोई बादल न था और ना ही वर्षा हुई, मगर गर्जन सुनाई दे रहा था। कोई तूफान नहीं आया, परंतु बिजली कौंध रही थी। नरपत चौंक कर आकाश की तरफ देखने लगा। उसने एक भयानक पक्षी को तेजी से अपनी ओर उड़कर आते देखा। उसके नाखून तलवार के समान थे, चोंच भाले जैसी थी। उसके मुंह से शोले और नाक से धुआं निकल रहा था। वह भयंकर पक्षी लंबे चौड़े पहाड़ के समान था। तभी उस भयानक बड़े आकार के पक्षी ने गरज कर कहा, ओ मूर्ख नरपत, बड़े बूढ़ों का कहना था कि मैं चंद्रकला के पुत्र नरपत के हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन तू तो खुद ही मेरे
चंगुल में आ फंसा है। मैं तेरे साथ जैसा चाहूँ बर्ताव कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदा खा सकता हूँ या कैदी बनाकर गुफा में ले जाकर सकता हूँ। बहुत से लोग मेरे गुलाम हैं, केवल तुम्हारी ही कमी थी। यह कहकर उस भयानक पक्षी ने एक भयानक कहा लगाते ही वहाँ एक विशाल राक्षस बन गया। लेकिन नरपत जरा भी नहीं डरा। वह धीमे स्वर में बोला, दुष्ट राक्षस, पहले तुझे बस में तो कर लें, फिर बंदी बनाना। नरपत कुशल तैराक था। उसने समुद्र में एक डुबकी लगाई और समुद्र की तह तक जा पहुंचा। पानी के नीचे नीचे वह तैरता रहा और किनारे पर पहुंच गया। वहां से अपने कपड़े व शस्त्र उठाकर तेजी से अपने घोड़े को लपका, लेकिन घोड़ा नामो निशान तक नहीं था। उसका नौकर उसे ले गया था। राक्षस की गर्जना सुनकर वह घोड़े पर चढ़कर वहां से भाग गया था। तभी भी नरपत के मन में कोई भय नहीं आया। तभी राक्षस गरजता हुआ नरपत पर झपटा और उसके बदन से निकलते शोले और आग से नरपत का गोरा बदन सुलग उठा। नरपत तड़प उठा, अपने कपड़े फेंक तुरंत भाला राक्षस के सीने में घुसा गया। उसके शरीर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वह राक्षस जोरों से चीख उठा और भयानक तेजी के साथ नरपत की तरफ लपका। इस बार वह बहुत ही जोश में प्रतीत होता था, परंतु इससे पहले कि राक्षस उस पर हमला करता, नरपत अपने धनुष पर तीर चढ़ा चुका था। सोई की आवाज करता तीर निकला और राक्षस की आंख में धंस गया। राक्षस एक आंख फूट गई। राक्षस पीड़ा से तड़पने लगा। उसी समय नरपत अपनी तेज तलवार लेकर उस राक्षस पर टूट पड़ा। अभी वह अपनी तलवार से उस पर वार करने ही वाला था कि वह राक्षस जोरों से चीख उठा और गिड़गिड़ाया कर बोला, ओ अच्छे वीर दयालु नरपत, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो नहीं। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे सभी आदेश का पालन करूँगा। राक्षस गिड़गिड़ाने के साथ रोने भी लगा था। नरपत वीर होने के साथ साथ दयालु भी था। वह राक्षस के झांसे में आ गया और वह सोच कर कि दुष्ट राक्षस सत्य कह रहा था, उसे छोड़ दिया। राक्षस फिर पक्षी बन गया और उड़ता हुआ उसी राज की तरफ बढ़ा जिधर नरपत रहता था। उड़ते उड़ते वह राक्षस उसे देश के राज उदय सिंह के बगीचे में जा पहुंचा। उस समय राजा अपनी बेटी नैना के साथ बगीचे में टहल रहा था। राजकुमारी नैना को देखकर राक्षस उसकी ओर झपटा और अपने लंबे नाखूनों में से उसे दबाकर पहाड़ी की तरफ उड़ चला। इसी बीच नरपत ने अपनी सुंदर विशेष पोशाक पहन ली थी और अपने शस्त्रों को भी संभाल लिया था। तभी अचानक आकाश में गर्जना से हुई और उसके साथ ही वहां अंधेरा छा गया। नरपत ने सिर ऊपर उठाया तो वह राक्षस पक्षी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके पंजों में राजकुमारी नैना दबी हुई छटपटा रही थी। नरपत को यह देखकर अत्यंत क्रोध आया। वह बेहद दुख हुआ कि इसने इस दुष्ट राक्षस को व्यर्थ ही छोड़ दिया। वह अपने घर लौटा और गुमसुम होकर बैठ गया। तभी बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाहर जोर जोर से नगाड़ा बज रहा था और राजा के सैनिक जोर जोर से कुछ घोषणा कर रहे थे। नरपत ने सुना, वे सैनिक कह रहे थे, जो कोई भी राजकुमारी नैना को पहाड़ों के राक्षस के पंजों से छुड़ा कर लाएगा, उसे 500 सोने के इनाम में सिक्के दिए जाएंगे। वह राक्षस को मारने पर राजकुमारी नैना का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। नरपत उदास ही भीतर आ गया। उसे पता कि उसकी माँ उसे उन पहाड़ों पर नहीं जाने देगी। वह सोचकर ही वह उदास हो गया था। उसके चेहरे को देखते ही माँ समझ गई कि अवश्य कोई विशेष बात है जो उसका बेटा उदास दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो?
नरपत ने अपनी माँ को सारी बात कह सुनाई। माँ भी समझ गई कि उसका प्यारा बेटा क्या चाहता है। वह अपने बेटे को इसकी आज्ञा तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसकी उदासी भी नहीं देख सकती थी। अतः उसकी माँ बोली, बेटा अभी तुम सो जाओ, कल चले जाना। यह सुन नरपत बहुत प्रसन्न हुआ और सो गया। वह सो ही गया, परंतु उसकी माँ सारी रात जागती रही। एक पटरे पर बैठी गई और रात भर 7 रंगीन रस्सियों का एक विचित्र अद्भुत चाबुक बनाती रही। सूर्य की पहली किरण के साथ उसने अपने बेटे को जगाया और कहा, उठो मेरे बेटे, कपड़े पहनकर जल्दी से पुराने मकान में जाओ। उसमें तीसरे कोठरी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तुम अपनी पूरी ताकत के साथ उसे खोलना। उस कोठरी में तुम्हें अपने पुरखों का एक लाल घोड़ा दिखाई देगा। वह इसी कोठरी में पिछले 15 वर्षों से खड़ा है। तुम उसे अच्छी तरह साफ करो और खिलाओ पिलाओ, फिर घर के बड़े दरवाजे के पास लाओ। नरपत ने ऐसा ही किया। उसने अपने पुराने मकान की तीसरी कोठरी पूरी ताकत लगाकर खोली और नहलाने धुलाने और सजाने के बाद लाल घोड़े को अपने घर के बड़े द्वार पर ले आया। तब उसकी माँ चंद्रकला घर से बाहर आई। उसने नरपत को 7 रंगों वाला चाबुक दिया और कहा, जब तुम उन पहाड़ों पर पहुँचेगो, उस समय राक्षस कहीं गया हुआ होगा। तुम अपने घोड़ों को सीधे उसकी गुफा के ऊपर दौड़ाना। रास्ते में कोई सांप तुम्हारे घोड़े के पैर में चिपक जाएंगे, तब तुम इस चाबुक को घोड़े के सिर पर धीरे धीरे मारना। घोड़ा उछलेगा और सांपों को अपनी टांगों में झटकर अलग कर देगा और उन सभी कुचल देगा। नरपत राजकुमारी नैना को छुड़ाने के लिए लाल घोड़े पर बैठकर चल दिया। निरंतर कई दिनों तक दिन रात चलते हुए जंगलों, समुद्रों, राज्यों को पार करता हुआ वह आगे बढ़ता रहा और अनंतः वह उन पहाड़ों तक भी जा पहुंचा। राक्षस की गुफा पहाड़ की चोटी पर थी और पहाड़ के आसपास सारी धरती सांपों से भरी पड़ी थी। जब नरपत ने अपने घोड़े को राक्षस की गुफा के तरफ दौड़ाया तो कई सांप घोड़े के पैरों में चिपक गए और उसके पैरों को दांतों से काटने लगे। लाल घोड़े के लिए अब भागना संभव नहीं था। वह अभी घुटनों के बल गिरने ही वाला था कि नरपत की अपनी माँ की कही बात याद आई। उसने 7 रंगों वाला चाबुक निकाला और धीरे धीरे घोड़े के सिर पर मारने लगा। चाबुक के प्रत्येक प्रहार के साथ घोड़े में एक नई ताकत आती गई। वह ऊंचा उछलने लगा और तेजी से पत्थरों को दूर दूर फैलाने वाले सांपों को कुचलने लगा। इस तरह उसने उन सांपों को कुचल कर मार डाला। तब नरपत घोड़े से नीचे उतरा। उसने अपने दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में गदा उठाई। तब राक्षस की गुफा की ओर तरफ चल दिया। तभी आकाश एकदम काला पड़ गया और भयंकर गर्जन सुनाई पड़ा। पहाड़ का राक्षस पक्षी अपने नाखूनों में एक मुर्दा दबाए हुए तेजी से उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। उसके जबड़ों से अंगारे और कानों से धुआं निकल रहा था। उसके लंबे नाखून आग की तरह चमक रहे थे। राक्षस ने नरपत को अपनी फूटी आंख से देखा तो मुर्दे को नीचे फेंक दिया और गरजा, नरपत तुमने क्यों वचन तोड़ा है? क्यों मेरे सांपों को मार दिया है? ओ दुष्ट राक्षस, नरपत चिल्लाया। तुम मुझे कहते हो कि मैंने अपना वचन तोड़ा है? पहले यह बताओ तुम किस लिए मेरे देश में गए थे? किस लिए तुम वहाँ से राजकुमारी को नैना को उठा लाए हो? तुम यह बिना लड़े मुझे लौटा दो, तभी मैं तुम्हारा अपराध क्षमा कर दूंगा। कभी नहीं, राक्षस गर्जा। राजकुमारी नैना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैं उसे और तुम्हें भी खा जाऊंगा और तुम्हारे देश के सभी लोगों को कैदी बना लूंगा। नरपत क्रोध से बिफर उठा और राक्षस पर टूट पड़ा।
उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। उनके भयानक युद्ध के कारण पहाड़ों से चट्टानें लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरने लगी। बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। पूरे 3 दिन और 3 रात तक वहाँ युद्ध चलता रहा। राक्षस का पल्ला भारी होता देख नरपत को अपनी माँ के दिए चाबुक की याद आई। उसने सतरंगी चाबुक से उसे राक्षस पर वार किए। ना जाने वह चाबुक कैसी थी कि चोट पड़ते ही राक्षस जोर जोर से दहाड़ता उठता। राक्षस की शक्ति धीरे धीरे कम होती होती बिल्कुल खत्म हो गई। नरपत ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का काला रक्त तेजी से पहाड़ पर एक नदी के रूप में बहने लगा। नरपत उस वक्त में अंधा डूब गया। खून की नदी से निकल नरपत ने कुछ देर आराम किया, फिर राक्षस की गुफा की तरफ चल दिया। सब गुफाओं के दरवाजे तांबे के थे और उनमें लोहे के ताले लगे थे, मगर नरपत ने सभी द्वार खोल डाले। तब वहाँ पहली गुफा में प्रविष्ट हुआ। वह गुफा राजाओं राजकुमारियों से भरी हुई थी। मामूली सिपाही तो अनेक थे। एक एक करके वे सभी बाहर आ गए। उन्होंने नरपत का आभार व्यक्त किया और कहा, ए वीर युवक, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। नरपत आगे बढ़ता गया। एक के पश्चात दूसरी गुफा खोलकर उसने राक्षस के सभी कैदी मुक्त कर दिए। इन लोगों में वृद्ध नवयुवतियाँ और बच्चे भी थे, मगर किसी भी गुफा में राजकुमारी नैना नहीं थी। नरपत 10 गुफा पार कर लेने के बाद 11वीं गुफा में पहुंचा। राजकुमारी नैना यहीं थी। उसके हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। नरपत ने जंजीरें काट कर राजकुमारी नैना को मुक्त किया और उसे लाल घोड़े पर बिठाकर अपने देश लौट चला। जब राजा ने राजकुमारी नैना को देखा तो प्रसन्न होकर उसका विवाह नरपत के साथ कर दिया तथा साथ में आधा राजपाट भी दे दिया। नरपत राजकुमारी नैना से विवाह कर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने अपने बहादुर बेटे को सीने से लगा लिया और फिर सब आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल शिवशक्ति को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।